देखिए, कानून जो है वो समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उस कानून का जन्म हुआ था, जिसके लिए कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, तो वो व्यक्ति उस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करवा सके कि भाई मेरे साथ में ये गलत हुआ है और इसके तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में इस कानून का वो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके वजह से एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देता है और उसके बाद वो व्यक्ति अपने आप को, मतलब कहते हैं ना कि आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसी ही आज के टाइम की कुछ चीजें हो रही हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि जो फैमिली मैटर्स हैं, जो कि आज के टाइम में आप देख लीजिए, ऐसा मतलब कोई न्यायालय नहीं है जिसमें 200 400 या 250 के आसपास डेली फाइलें ना आती हों, क्योंकि हर न्यायालय खचाखच इन्हीं मुकदमों से भरा पड़ा है। और ये मुकदमे किस तरीके से हो रहे हैं, कितनी मतलब इनका दुरुपयोग हो रहा है, ये बात सिर्फ न्यायालय समझ सकते हैं और एक वकील समझ सकता है कि कितना इसका दुरुपयोग हो रहा है। और वो हर व्यक्ति जो इन मुकदमों से पीड़ित है, वो व्यक्ति इन सब चीजों से झेल रहा है। कहते हैं ना, एक साधारण व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं या तो वो दो ही उसके पास रास्ते हैं, वो डिफेंस करे उनका, या फिर कहीं ना कहीं आत्महत्या करके मर जाए। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर आज के टाइम में जो एक महिला के द्वारा, मैं सभी की नहीं कह रहा, कुछ महिलाएं हैं जो मतलब न्यायालय में आते हैं और झूठे मुकदमे दायर करवाते हैं, और झूठे मुकदमे के वजह से जो है जो दूसरा पक्ष है, यानी कि पुरुष पीड़ित है, वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में इतना डिप्रेसाइज हो जा रहा है, इतना टेंशन में हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसका शरीर भी पैरालिसिस जैसी अवस्था में आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे भी फोन फोन करके बोलते हैं कि उनका पूरी बॉडी जो है पैरालिसिस हो गई। उनके माता पिता मुझे फोन कर देते हैं कि सर, हमारा बच्चा जो है इन सब चीज़ों मुकदमों से लड़ते लड़ते उनको डायबिटीज़ जैसी चीज़ें हो गई, वो बीपी शुगर के पेशेंट हो गए, वो मतलब पैरालिसिस हो गए, बॉडी ब्रेन को काम करना बंद कर दिया। इतना मतलब कि टेंशन में आ गए हैं वो कि अब होगा तो होगा क्या। शादी व्यक्ति जो है वो इसलिए करता है ताकि कहीं ना कहीं मेरे घर में खुशी आए और समाज आगे बढ़े, संतान हो, आगे वंश बढ़े, पीढ़ी बढ़े आगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज समझ में बाद में आती हैं कि उस महिला के द्वारा जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। और झूठे मुकदमे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेंटेनेंस आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जो मुकदमा है जिससे लोग पीड़ित भी हैं। हालांकि पहले 498 का मुकदमा था, जो कि अब जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। और बदलाव के बाद जो है वो बहुत सा अधिकतर महिलाएं जो है सिर्फ मेंटेनेंस पे ज़्यादा टूट रहे हैं कि भाई मेंटेनेंस दिलाया जाए। और मेंटेनेंस, देखिए, मेंटेनेंस एक ऐसी राशि है जो कि उन महिलाओं के लिए दी जाती है जो वाकई कहीं ना कहीं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, और उनके लिए नहीं जो अच्छी नौकरी कर रही हैं, या कहीं ना कहीं वो अच्छी उनकी एजुकेशन है लेकिन फिर भी वो उनका भरण पोषण की तरफ मतलब रुझान है कि भाई चलो ठीक है चलते हैं, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मेंटेनेंस तो मिलेगा ही। अब देखिए, न्यायालय में जाने के बाद जो है मेंटेनेंस जैसी चीज अगर सामने आती है तो फिर दो ही रास्ते आते हैं। पति कहता है साहब मैं मेंटेनेंस दूंगा नहीं, और पत्नी कहती है मैं मेंटेनेंस लेकर मानूंगी। तो ऐसी समय पर परिस्थिति, फिर कोर्ट के सामने ये परिस्थिति आती है कि भाई पत्नी जो है वो ये कहती है साहब इनके वारंट इशू करो, इनका एनबीडब्ल्यू जारी करो, इनको जेल भेजो। इस तरीके की बातें सामने आती हैं। तो देखो, आज मैं आपको एक चीज अब और स्पष्ट क्लियर कर दूंगा कि ये जो मेंटेनेंस का जो चीज जो मुकदमा है, इसमें जेल का प्रोविजन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इसमें आपके लिए, हालांकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, मैं वो सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज करनी है कि आपको मेंटेनेंस देने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा, नहीं है तो आपको जबरदस्ती कहा जाएगा जेल भेजो उनको। और ऐसे समय पर जब व्यक्ति डर जाता है तो वो सोचता है चलो पैसा दो, खत्म करो मैटर को। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी, अगर आप पत्नी हैं, पत्नी के द्वारा अगर किसी प्रकार से मेंटेनेंस दायर कर दिया गया है और उसने एक्स पार्टी या फिर कंटेस्टेड भी मतलब करा दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, इसमें स्पष्टली कहा गया कि ये जो डिक्री है, जो मेंटेनेंस का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मिलेगा, वो एज ए सिविल डिक्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। और सिविल डिक्री का मतलब है वो सीपीसी के द्वारा गवर्न किया जाएगा, सीपीसी के द्वारा वो एनफोर्समेंट करवाया जाएगा। ये नहीं है कि सीधे सीधे उठाओ, लड़का पैसा दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो उसको जेल भेज दो। ऐसा बिल्कुल प्रोसीजर नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें स्पष्टली ये गाइडलाइन कर दी गई है कि आप जो है जो मेंटेनेंस का जो डिक्री है, जो कि भाई इतना
5,000, 4,000, 3,000 जो भी है आप डेट ऑफ ऑर्डर या डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ ये डिक्री एज अ सिविल डिक्री ट्रीट किया जाएगा। और इस सिविल डिक्री को ट्रीट करने के लिए, मतलब ट्रीट करने के बाद जब इसका एनफोर्समेंट करवाया जाएगा, यानी कि इसको लागू कराया जाएगा, तो वो लागू सिविल प्रक्रिया के द्वारा कराया जाएगा। और सिविल प्रक्रिया में जेल का प्रोविजन नहीं है, बल्कि कुड़की का प्रोविजन है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके नाम पर जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो कुड़क किया जाएगा, तब आप उस महिला को दिया जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई, सम्मन वारंट इशू नहीं होता, मतलब रिमाइंडर आपको मिलता रहेगा कि आप मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस दो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो रिकवरी फिर कहीं कहीं, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर रिकवरी कहां से होगी। अब इसमें ही एक ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी एक मैं बताता हूं दूसरा, ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी इसमें स्पेशली गाइडलाइन कर दी है कि भाई पति है, पति कोई क्रिमिनल नहीं है, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी जीने का अधिकार है। ये नहीं है कि हर व्यक्ति जाए कोर्ट से बेहतर है कि आप अपने ससुराल में जाइए, आप अपने घर जाइए जहां पर आपको रहना है, सीधे कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद वहां पर साहब हमें मेंटेनेंस दो। आप अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन हमें मेंटेनेंस दो। आपका शरीर बॉडी फिजिकली बिल्कुल फिट है लेकिन हमें मेंटेनेंस दो। क्यों मेंटेनेंस दो? आप घर बसाया जाए, आप घर में रहिए, आपको घर में, आप अगर आपको घर में नहीं रहना है तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। सही, मतलब सारी बात यह है कि पति को छोड़ना बहुत आसान है लेकिन नौकरी करना बहुत मुश्किल है। और सीधे वहां जाके कोर्ट में, हालांकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं अधिकतर जो कि जॉब भी करती हैं, और लेकिन वो छुपाकर वो ये बताती हैं साहब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। तो इस तरीके का एक ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी जजमेंट है, इसमें स्पष्टली कहा गया कि वारंट इशू नहीं कर सकते हैं इसमें, और सीधे सीधे आप जो है सीपीसी के प्रोसीजर के थ्रू इसकी रिकवरी कराएंगे, बाकी किसी नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे न्यायालय हैं जो ये आज भी कहीं ना कहीं उनमें ये चीज होती है कि वारंट इशू कर दिए जाते हैं। तो आपके पास ये प्रोविजन है कि आप जो है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दोनों की कॉपी लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि साहब इस तरीके की प्रोविजन है, ये प्रोसीजर है, ये जो न्यायालय के द्वारा वारंट इशू या जेल भेजने का जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, इस प्रोसीजर को अपनाया ना जाए, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट है और सभी को पता है कि ये गाइडलाइन आ चुकी है। किसी को जजमेंट चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जजमेंट की कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस, इसमें एक डेफिनेशन बताई गई है कि कौन व्यक्ति जो है वो मेंटेनेंस का हकदारी है। उसमें स्पष्टली कहा गया, इफ वाइफ इज नॉट इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, यानी कि अनेबल का मतलब कि असक्षम महिला है कि वो मेंटेन नहीं कर सकती खुद को, तो उसको मेंटेनेंस दिलाया जाए। लेकिन इस अनेबल को, जो अनेबल है, वो उसका पैरामीटर क्या है, ये कानून में कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इसका पैरामीटर क्या है। आज बहुत समय पहले एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो मजिस्ट्रेट है, मतलब मजिस्ट्रेट जज साहब हैं, वो जो है जिस समय मेंटेनेंस को अलाउ करेंगे उस समय पर उसकी ज़रूरतें क्या है, महिला की ज़रूरतें क्या हैं, उनको नज़र में रखते हुए मेंटेनेंस लागू किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ पत्नी है, मोस्टली आप देखेंगे क्या देखेंगे, साहब पत्नी है ठीक है तो मेंटेनेंस दिया जाएगा। उससे पहले ये देखा जाएगा कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि वो मेंटेनेंस के। अधिकतर ये भी देखते हैं कि भाई पति की इनकम 1 लाख है, पत्नी की इनकम है नहीं, तो पत्नी को 50,000 रुपये दिलाया जाए, ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब ऐसे समझिए जैसे कि जो सरकारी राशन मिलता है, गल्ला जैसे बोलते हैं कॉमन भाषा में, सरकारी राशन जो सरकार के द्वारा बांटा जाता है कि महीने में 1 बार मिलेगा, महीने में 2 बार मिलेगा, 3 किलो मिलेगा, 6 किलो मिलेगा, इस तरीके का जो राशन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके भरण पोषण की पूर्ति, बराबरी का हक नहीं दिया जाता है। और ना ही इतना कि भाई जरूरत है 5-10 हजार रुपये खर्चे कि उसको दिया जाए 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये, तो ऐसा भी नहीं है। और इसके लिए कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये भी जो है न्यायालय को करना चाहिए कि भाई ये महिला पात्र है या फिर नहीं है। अच्छी खासी महिला है, अच्छी खासी आपने एजुकेशन कर रखी है, पढ़ाई लिखाई कर रखी है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ रही है ज्यादा है कोर्ट में। इससे क्या है कि जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, वो पीड़ित हो रहा है। एक न्याय की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो न्याय का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो। एक
न्याय लेने गया है तो दूसरे को व्यक्ति को न्याय देना है। तो जो व्यक्ति न्याय देने वाला है तो कम से कम उसको ये देखना चाहिए कि हाँ दोनों पैरेलल क्या सिचुएशन है, क्या महिला वाकई सक्षम है या असक्षम है, ये सबसे पहले उस कंसिडरेशन किया जाए। कुछ मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि जो पैरामीटर्स हैं, हालांकि न्यायालय है अपना, लेकिन मैं अपना व्यू भी देना चाहता हूं कि क्या पैरामीटर्स एक मेंटेनेंस बांधते समय होना चाहिए कि जिस समय पर ये जो अनेबल है, अनेबल जो शब्द है, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, मतलब जो अपने आप में सक्षम नहीं है, उस महिला के लिए मेंटेनेंस दिया जाए। अब सक्षम कौन नहीं है? अब एक महिला जो बहुत पढ़ी लिखी है, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक केस आया जिसमें बताया कि सर लड़की जो है बीटेक है। अब सोच कर देखिए, उस लड़की ने बीटेक कर रखा है तो वो लड़की क्या एक अच्छी नौकरी नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष को ये कहा जाता है कि नहीं तुम कुछ भी करो, भीख मांगो, कैसे भी करो, लेकिन मेंटेनेंस दो। लेकिन महिला के लिए ये कहा जाता है कि तुम बीटेक क्या, एमटेक क्या, पीएचडी कर लो, लेकिन फिर भी तुम हाथ में हाथ रख कर बैठो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑनेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ममता जायसवाल, राजेश जायसवाल, ये इसमें स्पष्टली बताया गया था कि जो महिला सक्षम है, यानी कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, वो नौकरी करना चाहिए उसको। उसमें एक टिप्पणी भी कही गई थी कि वी आर नॉट क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ आइडल वुमेन, मतलब कि जो हाथ पे हाथ रख कर बैठ के सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि भाई मुझे मेंटेनेंस मिलेगा, हम ऐसी कोई आर्मी क्रिएट नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए। स्पष्टली देखना चाहिए कि भाई अनेबल है या वो लड़की सक्षम है, वो कार्य करने योग्य है या फिर नहीं है। और किन किन, मैं एक छोटी सी मैंने जो 2-4 पॉइंट्स में इसमें बात मतलब जो वर्कआउट किया है वो भी देखिएगा कि कौन महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले वो महिला जो किसी प्रकार से फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, वो शारीरिक रूप से काम नहीं कर सकती है, उस महिला को 101% मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये नियम भी कहता है। दूसरा, वो महिला जिसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो बेड रेस्ट पर आ गई है, या फिर कोई दुर्घटना घटित हो गई है जिससे वो बेड रेस्ट पर आ गई है और वो काम करने में सक्षम नहीं है, ये इस महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए। तीसरा, महिला, ऐसी महिला जो पूर्णतः इलिटरेट हो, यानी कि अनपढ़ हो, वो महिला वाकई मेंटेनेंस की हकदारी होनी चाहिए। जो महिला वाकई अनपढ़ है, किसी प्रकार से आप कोई कार्य नहीं कर सकती है तो, लेकिन वो अपना भरण पोषण नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस की हकदारी है। इस ऐसी चौथा कि वो महिला कोई अभी रिसेंट में उसकी या तो वो प्रेग्नेंट है या फिर वो डिलीवरी होने वाली है या फिर हो चुकी है, 2 साल हुए हैं, बच्चा उसको जॉब करने नहीं देता है, ऐसी परिस्थिति में भी उसको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता है। पांचवा, बच्चा, जो बच्चा है उसको हर पिता, हालांकि कोई भी पिता ऐसा नहीं है, धरती पर नहीं बना है जो अपने पिता को, अपने बच्चे को जो है वो मेंटेनेंस देने से इनकार करे। वो ये कहेगा कि हाँ मेरा बच्चा है, मैं पूर्णतः इसकी देखभाल करूंगा, हर प्रकार से हर खर्चा उठाऊंगा। लेकिन हर पिता जो है, पिता से जो हर पत्नी जो है कोर्ट में जाकर यही कहती है कि साहब ये तो बच्चे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, ये तो बच्चे से मिल नहीं दे रहा है, जब बच्चे को बात नहीं करता है तो मेरे साथ में कैसे बात कर लेगा। इस तरीके की मतलब बातें बनाकर कोर्ट में बताई जाती हैं कि मेंटेनेंस मिल जाए। अब एक जेन्युइन सी बात देखिए, जो महिला स्वयं पति के ऊपर डिपेंडेंट है, मेंटेनेंस पति से मांग रही है, तो फिर एक बच्चे की अच्छे से परवरिश कैसे कर सकती है? मतलब कि साधारण सी बात है कि पति से जो है उसका बच्चा भी छीन लिया जाए, उसकी पत्नी भी छीन ली जाए, उसका जो पैसा है वो भी छीन लिया जाए। इसका मतलब अन्याय किसके साथ में हो रहा है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्याय किसके साथ में हो रहा है। क्या एक पिता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता है? चलो पत्नी, मानता हूं पत्नी की कुछ गलतियां होंगी या पति की कुछ गलतियां होंगी, दोनों में बात नहीं बनती होगी, क्या बच्चे के साथ भी ऐसा कर सकता है एक पिता? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो पूरी ताकत लगा देगा अपने बच्चे के लिए, भीख मांग कर खिला देगा वो अपने बच्चे के लिए, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेगा कि भाई दर दर की भटके, दर दर ठोकरे खाए वो, और वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए मना कर दे। ऐसा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, हर पिता ये चाहता है कि मेरे बच्चा जो है अच्छे से अच्छे, मैंने जो परवरिश नहीं ली, जो मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, मेरे पिता ने नहीं कर पाए, मैं उससे बेहतर अपने बच्चे के लिए करूं। लेकिन कुछ महिलाएं, मैं कुछ बात कर रहा हूं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से पति को पीड़ित कर रही हैं कि बेचारा वो टेंशन में, डिप्रेशन में है, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आता है रास्ता कि भाई अब लास्ट मृत्यु हुई है।
इससे आगे जीवन में जीना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, वो न्यायालय भी नहीं सुन पा रहा है, और कहीं ना कहीं उसको सब कुछ उससे छीन लिया जा रहा है। बच्चा उससे छीन लिया, अब वो बेचारा कस्टडी डाल रहा है, कस्टडी का केस डाल रहा है। अरे इन सब चीज़ों की कस्टडी की ज़रूरत ही ना पड़े। न्यायालय को स्वयं सोचना चाहिए कि भाई एक पत्नी जो है वो बच्चे से भी अलग, पत्नी से मतलब पति से पत्नी भी अलग है, बच्चा भी अलग है। अब उससे जो बचा है थोड़ा बहुत उसको सहारा धन, वो धन भी उससे छीन ले जा रहा है बच्चे के नाम पर या फिर पत्नी के नाम पर। ये स्पष्टली गाइडलाइन कर दी जाए कि भाई जो महिला पति से मेंटेनेंस मांग रही है वो बच्चे की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकती, उसको बच्चा दिया जाए, उसका बच्चा पति को ही दिया जाए। जो एक एज क्राइटेरिया बनाया गया है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए। जिस तरीके से जो आज दुरुपयोग हो रहा है कानून का, उसमें भी ये जो मैंने गाइडलाइन जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए जाए कि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, कौन महिला है, कौन अनेबल है, कौन असक्षम है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है। हर महिला जो भी जा रही है छिपा के झूठ बोलकर किसी प्रकार से मेंटेनेंस दो मुझे, अच्छी कोर्ट में आप देखोगे बहुत बढ़िया उनसे, अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप उनसे पूछोगे तो हर महिला लड़की ग्रेजुएट मिलेगी आपको, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, MCOM, BCOM, तमाम लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन सभी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हुई हैं कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए। इस प्रकार से अगर पति के लिए कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की जा सकती है कि चाहे तुम भीख मांगो लेकिन मेंटेनेंस दो, तो ये बात महिला पर भी लागू होती है कि वो कहीं ना कहीं अगर इतनी पढ़ाई लिखाई उसने कर ली है तो वो भी नौकरी करे, वो भी पति के ऊपर डिपेंड क्यों रहे। फिर जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी, फिर वो कहां चला जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए ना। अगर पुरुष नहीं, मतलब पुरुष और महिला दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर सिर्फ ये बर्डन पुरुष के ऊपर ही क्यों। अच्छे एक एजुकेशन लेने के बाद, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद और पति से अलग रह रहे हो तुम, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो है, आप पढ़ाई लिखाई के बाद जो है कुछ तो, एजुकेशन के बाद कुछ तो नौकरी कर सकते हो, कुछ तो कमा सकते हो। और अगर इस तरीके से हाथ पे हाथ रख कर बैठना ही है, उद्देश्य यही है कि बैठाओ हाथ पे और मेंटेनेंस लो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो पीड़ित हो रहा है। इन सभी चीजों के लिए न्यायालय को भी देखना चाहिए, और कोई एक ऐसा, अगर ये वीडियो जो है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट CJI साहब तक किसी प्रकार से पहुंच जाए, तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होंगे। जो आज के टाइम में नीचे से लेकर ऊपर तक इतने फैमिली डिस्प्यूट हो रहे हैं, इतने फैमिली झगड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कानून का बढ़ावा या कानून का दुरुपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाना, ये इसी वजह से हो रहा है। अगर कोर्ट में खड़े होकर हर महिला को ये कह दिया जाए कि तुम जाओ अपने पति के साथ रहो साथ में, क्यों नहीं रहती तुम, और नहीं रह सकती तो तुम मेंटेनेंस का अपना मुकदमा क्या करना है, तुम अपने काम करो, कुछ तो कर सकते हो ना। शरीर बिल्कुल फिट है तुम्हारा, फिजिकली तुम बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और तुम मेंटेनेंस की मांग कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ तो करना चाहिए ना। हाथ पे हाथ रख कर बैठे कब तक आओगे? एक उम्र है, आपके जीवन है, जीवन भर का मेंटेनेंस है, तो कब तक मेंटेनेंस पति एक देगा? तुम साथ भी नहीं रहोगी, शारीरिक मतलब पति के सुख दुख में काम भी नहीं आओगे, और उसके लिए और ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन और ज्यादा दिक्कतों का सामना खड़ा कर रहे हो। तो कुछ तो तुम्हें अपनी तरफ से भी योगदान देना पड़ेगा ना, अपनी तरफ से कुछ तो कार्य आपको भी करना पड़ेगा ना। तो एक कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है हर, अब जो था कि मेंटेनेंस दो वरना जेल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस देना है आपके लिए तो वो प्रोसीजर है CBC का, ऐसा नहीं है उठाकर सीधे जेल भेज दिया जाए किसी व्यक्ति को। कोई अगर इसके बारे में दोनों जो जजमेंट है वो मुझे चाहिए तो जजमेंट की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी के साथ में कोई दिक्कत परेशानी, किसी के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे मरना है, जीना नहीं है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, कानून में बदलाव होंगे, और ये जो आजकल दुरुपयोग चल रहा है ये दुरुपयोग बंद होगा। बुराई का अंत 101% होता है, आज ना तो कल होगा, लेकिन बुराई का अंत जरूर होगा। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।